The Adventure by Jayant Narlikar. द जिजामाता एक्सप्रेस पुणे बम्बई आजकल मुंबई के रास्ते पर डेक्कन क्वीन रेलगाड़ी के मुकाबले कहाँ तेज चली जा रही थी। पुणे के बाहर कोई और औद्योगिक नगर नहीं थे। पहला ठहराव लोनावला 40 मिनट के बाद आया। आने वाला घाट खंड जिसे वो जानता था उससे कोई अलग नहीं था। रेलगाड़ी कारजाट थोड़े से समय के लिए ठहरी, फिर से तेज गति से दौड़ने लगी। ये कल्याण से होती हुई गरजती हुई जा रही थी। इसी बीच प्रोफेसर गायटोंडे का तेज दौड़ता दिमाग मुंबई में एक कार्य योजना को कार्यान्वित करने पर पहुंच गया था। दरअसल एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी पुस्तकालय में जाएंगे और इतिहास की किताबों को छानेंगे। यहाँ एक सबसे सुनिश्चित तरीका था कि यह पता लगाया जा सके कि वर्तमान स्थितियाँ किस प्रकार बनी। अंततः उन्होंने पुणे जाने की योजना भी बना ली और वहाँ राजेंद्र देशपांडे के साथ वे एक लंबी चौड़ी बात भी करेंगे जो उन्हें ये समझने में निश्चित ही मदद देंगे कि क्या हुआ था। इसका मतलब है कि यह मान लेना कि इस दुनिया में कोई राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति रहता था। गाड़ी उस बड़ी सी सुरंग के आगे जाकर रुकी। ये सरहद नाम का एक छोटा सा स्टेशन था। एक आगल भारतीय वर्दी पहने हुए रेलगाड़ी में से परमिट चेक करता हुआ जा रहा था। यही वह जगह है जहां से ब्रिटिश राज शुरू होता है। मेरा ख्याल है कि आप पहली बार जा रहे हैं? खान साहब ने पूछा। हाँ, उत्तर तो वास्तव में सही था। गंगाधर पंत यहाँ बम्बई में पहले कभी नहीं आया था। उसने एक प्रश्न किया। और खान साहब, आप पेशावर किस तरह जाएंगे? ये गाड़ी विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, तक जाती है। मैं आज रात में सेंट्रल से चलने वाली फ्रंटियर मेल ले लूंगा। ये गाड़ी कहाँ तक जाती है? कौन से मार्ग से होकर जाती है? वो मुंबई से दिल्ली, फिर लाहौर और फिर पेशावर। काफी लंबा सफर है। मैं पेशावर परसों तक पहुंचूंगा। फिर उसके पश्चात खान साहब ने अपने कारोबार के बारे में काफी कुछ बताया और गंगाधर पंत एक अच्छे श्रोता थे, क्योंकि इस प्रकार से वो इस भारत का कुछ जायका ले सकने में सक्षम हो सकते थे जो इतना अलग सा था। रेलगाड़ी अब उपनगरीय रेल सेवा से होकर गुजर रही थी। नीले रंग के डिब्बों पर बाजू में लिखा हुआ था GBMR, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। खान साहब ने समझाया। देखो, सभी डिब्बों पर छोटा सा यूनियन जैक भी पेंट कर रखा है। यह इस बात का हल्का सा स्मारक है कि हम अंग्रेजों के क्षेत्र में हैं। दादर से आगे निकलकर गाड़ी धीरे हो गई और सिर्फ अपने गंतव्य विक्टोरिया टर्मिनस पर ही रुकी। स्टेशन बेहद साफ सुथरा लगता था। वहाँ के कर्मचारी प्रमुखतः आगल भारतीय और पारसी लोग थे, जिनमें मुट्ठी भर अंग्रेज अफसर भी थे। जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकला, गंगाधर पंत को सामने एक विशाल इमारत मिली। इस पर लिखे शब्द उन लोगों को अपनी पहचान बतला रहे थे जो बम्बई के इस प्रमुख स्थल को न जानते हो। ईस्ट इंडिया हाउस मुख्यालय, द ईस्ट इंडिया कंपनी का। यद्यपि वह कई प्रकार की चौंका देने वाली बातों के लिए तैयार था, पर प्रोफेसर गायटोंडे को इसकी उम्मीद नहीं थी। 1857 के बाद की घटनाओं के पश्चात द ईस्ट इंडिया कंपनी अभी हाल ही में बंद कर दी गई थी। कम से कम इतिहास की पुस्तकों में तो यही लिखा हुआ था। फिर भी यह यहाँ पर थी, न केवल जिंदा थी बल्कि फल फूल भी रही थी। अतः इतिहास ने एक अलग मोड़ ले लिया था। शायद 1857 से पहले ये कैसे और कब हुआ, इसका उसे पता लगाना था। जैसे हो वो हॉर्नबी रोड पर से होकर गुजर रहा था, जैसा कि इसे कहा जाता था, तो उसे दुकानों और ऑफिस की इमारतों का एक अलग रूप देखने को मिला। वहाँ पर कोई हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। इसके स्थान पर वहाँ बूट्स एंड वुलवर्थ के डिपार्टमेंटल स्टोर्स, लॉयड्स, बार्कलेज और अन्य अंग्रेजी बैंकों के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दफ्तर देखने को मिले, जैसे इंग्लैंड के किसी नगर की किसी विशिष्ट हाई स्ट्रीट में देखने को मिलते हैं। वो होम स्ट्रीट के साथ साथ होता हुआ दाईं ओर मुड़ा और फॉर्ब्स बिल्डिंग में दाखिल हो गया। क्या मैं मिस्टर विनय गायटोंडे से मिल सकता हूँ? उसने अंग्रेज रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसने टेलीफोन की लिस्ट तलाशी, स्टाफ की लिस्ट देखी और फिर फर्म की सभी शाखाओं के कर्मचारियों की निर्देशिका डायरेक्टरी देख डाली। उसने अपना सिर हिलाया और कहने लगी, मेरे ख्याल से इस नाम से यहाँ पर या हमारी किसी शाखा में कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आपको यकीन है कि वो यहीं पर काम करते हैं? यह एक आघात था जो पूरी तरह अप्रत्याशित भी नहीं था। यदि वो खुद इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या गारंटी है कि उसका बेटा जीवित होगा या नहीं? दरअसल हो सकता है कि वो पैदा भी न हुआ हो।
उसने विनम्रता से लड़की का शुक्रिया किया और बाहर निकल आया। यह उसकी विशेषता थी कि वो ये चिंता नहीं करता था कि वो कहाँ पर ठहरेगा। उसकी प्रमुख चिंता इतिहास की यह गुत्थी सुलझाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय पहुंचने की थी। एक रेस्तरां में जल्दी से उसने अपना लंच करके टाउन हॉल की ओर का रास्ता पकड़ा। उसे देखकर बड़ी राहत पहुंची कि वहां पर टाउन हॉल भी था और इसमें लाइब्रेरी भी स्थित थी। वो वाचनालय में प्रविष्ट हुआ और इतिहास की किताबों की सूची मांगी, जिसमें उसकी अपनी पुस्तकें भी थी। उसके 5 अंक विधिवत मेज पर पहुंचा दिए गए। उसने शुरुआत से प्रारंभ किया। वॉल्यूम फर्स्ट में अशोक के काल तक का इतिहास था, वॉल्यूम सेकंड में समुद्रगुप्त तक का था, वॉल्यूम थर्ड में मोहम्मद गोरी तक का था और वॉल्यूम फोर्थ में औरंगजेब की मृत्यु तक का था। अब तक के काल का इतिहास वह जानता था। ये परिवर्तन स्पष्टतया आखिरी वॉल्यूम में ही आया था।